Brought to you by Namaste India, Sharda University and Sensodyne K. पहली सुर्खी में राजनीति की बात करते हैं, जो बाहर और भीतर दोनों जगहों से हो रही है। आपको मालूम ही है कि अलग अलग सांसदों के जत्थे विदेश गए हुए हैं पाकिस्तान की शह पर चलने वाले आतंकवाद का पर्दाफाश करने के लिए। इन सांसदों के बयानों से देश के भीतर राजनीतिक उथल पुथल मच रही है। हमने कल यानी 29 मई के शो में शशि थरूर के बयान से हुए घमासान के बारे में आपको बताया था। आज बारी देश के पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की थी। खुर्शीद ने इंडोनेशिया में संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर अपनी बात रखी। वो बोले कि इस अनुच्छेद ने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी और इसके हटाए जाने के बाद विकास और खुशहाली ने जम्मू कश्मीर का रुख किया। Kashmir had a major problem for a long time. Much of that was reflected in the thinking of the government in an article called 370 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. It was abrogated. And it was finally put to an end because so much time has passed. Subsequently, there was an election and 65% participation in election. There's an elected government in Jammu and Kashmir today. खुर्शीद के इस बयान को एक बैकड्रॉप में देखा जा रहा है। दरअसल पिछले साल जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उमर अब्दुल्ला की सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था, अनुच्छेद 370 को वापस लागू करने का प्रस्ताव। चुनाव कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर के साथ लड़ा था। परिणामों के बाद कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला की सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला लिया था। ऐसे में ये माना गया कि कांग्रेस भी इस प्रस्ताव के समर्थन में होगी। इसी बात को रेखांकित करते हुए बीजेपी ने निशाना साधा। ये 370 एक ब्लंडर था उस समय की सरकारों का और खास करके नेहरू जी का। ये आज सलमान खुर्शीद भी मान रहे हैं और 370 हटाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। आज ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मान रहे हैं, परंतु दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ये कब मानेगा। आज भी उनके कुछ नेता 370 लौटाने की बात करते हैं। बात बीजेपी और कांग्रेस की हो रही है तो एक और अपडेट आपको देते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक बयान पर बीजेपी हमलावर है। रेड्डी ने 29 मई को प्रधानमंत्री से कई सवाल किए। कहा कि देश को बताया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के कितने रफाल लड़ाकू विमान गिराए। ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश की रक्षा करने में विफल रही है। 30 मई के दिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले कि कांग्रेस सिर्फ देश के साथ होने का दिखावा करती है, जबकि असल में इसके नेता पाकिस्तान के एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं। आप सोच जरा देखिए, कभी भी राहुल गांधी ने यह नहीं पूछा कि कितने पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त हुए, कभी भी ये नहीं पूछा कितने आतंकी अड्डे ध्वस्त हुए, कभी भी ये नहीं पूछा कि कितने आतंकवादी मारे गए। पूछा तो केवल इतना कि कितने हवाई जहाज हिंदुस्तान के गिरे। और आज मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी, आज देश जानता है कि कांग्रेस में भी दो फाड़ है। एक वो कांग्रेस जो पाकिस्तान का समर्थन कर रही है, और कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो देश के लिए आवाज उठाना तो चाहते हैं किंतु आपके कारण उठा नहीं पा रहे। संबित पात्रा को जवाब दिया कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने। पूछा कि सैन्य अधिकारियों पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेताओं विजय शाह और जगदीश देवड़ा पर क्या एक्शन हुआ है। देखिए, संबित पात्रा एक मस्करे आदमी है। वो जोकरगिरी करते हैं, उनकी बातों को इतना सीरियसली आप मत लीजिए। उनकी पार्टी उनको इतना सीरियसली नहीं लेती है, वो मस्करापन करते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने जिक्र कर दिया तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, विजय शाह जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहा, उसके खिलाफ बीजेपी ने क्या एक्शन लिया? जगदीश देवड़ा आपका उप मुख्यमंत्री जिसने खुलकर कहा कि सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है, उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? आरएस पठानिया जो कहती है वायुसेना नालायक है, उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? तो बीजेपी में भी दो धड़े हैं। असलियत यह है कि बीजेपी का एक धड़ा लगातार हमारी सेना का अपमान कर रहा है, पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा रहा है, और दूसरा धड़ा आके बेवकूफ़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ी। ये पिछले 4 साल में सबसे धीमी गति है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी एनएसओ ने 30 मई को ये आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में जीडीपी 7.4% की दर से बढ़ी। ये दर भी अनुमानित 8.4% से काफ़ी कम है। एनएसओ की तरफ से ये आंकड़े तब जारी किए गए हैं जब हाल ही में नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने एक बड़ी घोषणा की थी। कहा था कि भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। दरअसल कोरोना महामारी से उभरने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने फिर से गति
गति पकड़ना शुरू किया था। वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में जीडीपी 9.5% की तेजी से बढ़ी थी। इस वित्त वर्ष में जीडीपी बढ़ने की कुल दर 9.2% रही। ये पिछले 12 वर्षों में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा था। वहीं पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही ये दर 6.2% थी। खपत में बढ़त को इसकी एक प्रमुख वजह बताया गया था। नीट पीजी 2025 का एग्जाम एक शिफ्ट में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई को इस संबंध में आदेश दिया। 15 जून को होने वाली ये परीक्षा पहले 2 शिफ्ट में कराई जानी थी। इसके खिलाफ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। बेंच में शामिल जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि एग्जाम एक शिफ्ट में कराया जाए और पूरी पारदर्शिता उसमें बरती जाए। बेंच में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस NV अंजारिया भी शामिल थे। बेंच ने कहा कि 2 शिफ्ट में परीक्षा कराना मनमानी है। 2 पेपर एक समान नहीं हो सकते, ना ही उनमें प्रश्नों की कठिनाई एक जैसी हो सकती है। इससे परीक्षार्थियों के बीच अन्याय और भेदभाव का संदेश जाता है। दरअसल याचिका में भी इसी तरह की मांग की गई थी। कोर्ट से कहा गया था कि एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए ताकि सभी परीक्षार्थियों का एक ही पेपर के आधार पर मूल्यांकन हो सके। आज एक इतिहास बना है। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA से महिला कैडेट्स का पहला बैच पास हुआ है। 300 पुरुषों के साथ 17 महिला कैडेट्स NDA से ग्रेजुएट हुई। ये सभी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करेंगी। इतिहास इसलिए बना है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए संघर्ष का लंबा रास्ता तय करना पड़ा। 2021 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ऑफिसर पदों पर महिलाओं की भर्ती का रास्ता खुला था। इस फैसले के बाद 2022 में 17 महिला कैंडिडेट्स का बैच NDA में शामिल हुआ था, जो आज ग्रेजुएट हुआ है। पासिंग आउट परेड पुणे के खड़कवासला स्थित NDA परिसर में हुई। रिटायर्ड सेना प्रमुख जनरल VK सिंह ने परेड की सलामी ली। उन्होंने कैडेट्स को प्रशस्ति पत्र दिए। VK सिंह ने कहा कि इतिहास में पहली बार इस ग्राउंड से लड़कियों का बैच भी पास हो रहा है। ये नारी शक्ति को सलाम है। उन्होंने कहा कि ये लड़कियों के लिए ट्रेनिंग का अंत नहीं है, बल्कि नई संभावनाओं की शुरुआत है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।